जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक था, हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो आपका था मेटालर्जी। ओके, मेटालर्जी स्टूडेंट्स, मेटालर्जी में हम लोग ने कल भी बात किया था। ठीक है, इसमें देखो मेटालर्जी एक बहुत मतलब कह सकते हो कि ह्यूज एक लार्ज टॉपिक है। ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, मेटालर्जी जो होता है समझ सकते हो, अगर कोई भी मेटल जो कि हम लोग अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करते हैं वो समझ सकते हो उसमें कितना सारा इम्प्योरिटीज है, किस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो वहाँ से निकाले क्या बना था, मिनरल। ठीक है, और मिनरल से क्या ऑब्टेन किए थे हम लोग, ओर्स। मिनरल्स क्या हो गया, एक केमिकल कंपाउंड हुआ जिसमें कुछ मेटल होता है, कुछ मेटल पाया जाता है। ठीक है, जिस मिनरल में लार्ज अमाउंट में मेटल होता है और उससे तुम इजीली और चीपली मेटल ऑब्टेन कर सकते हो, तो वही मिनरल्स क्या कहलाया था, ओर्स कहलाया था। मतलब हम लोग जो मिनरल्स ऑब्टेन कर रहे हैं, ये ओर्स जो ऑब्टेन कर रहा है स्टूडेंट, वो कहाँ से कर रहे हो, मिनरल्स से। ओर्स कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, मिनरल्स से। ठीक है, और इस ओर्स से क्या ऑब्टेन हो रहा है, मेटल। तो इसमें बहुत सारा प्रोसेस था। सबसे पहले देखो, तुम बाहर निकाले, अर्थ क्रस्ट से, धरती के अंदर से बाहर निकाले। अब उसको हम लोग सबसे पहले क्या बताए थे, क्रशिंग। फर्स्ट स्टेप क्या था, क्रशिंग। उसको क्रशिंग करेंगे, उसको चूरेंगे, पीटेंगे, एकदम माइन पाउडर फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में ले जाना है जहाँ पे बताया गया था कंसंट्रेशन। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में उसको कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, जिसे पानी से धोएंगे, या फिर जो ओर्स तुमको प्राप्त हुआ क्रशिंग के बाद, उसके नेचर को देखते हैं कि यह किस तरह से कंसंट्रेट हो सकता है। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड का यूज करेंगे, है ना। अलग अलग मेथड का इसके लिए तुम यूज करोगे, जैसे बताया गया था फ्लोटेशन का यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करोगे, लिक्वेशन का यूज करोगे, लीचिंग का यूज करोगे, और भी बहुत सारा प्रोसेस है। ठीक है, तो ऐसे सब मेथड का यूज करके तुम ओर को क्या कर लिया, कंसंट्रेट कर लिया। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में बताए थे क्या, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ये बताया गया था, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। देखो, जब तुमको कंसंट्रेटेड ओर प्राप्त हो चुका था, तो यह मोस्टली दो फॉर्म में हो सकता है। एक सल्फाइड के फॉर्म में हो सकता है, और एक कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकता है, और एक ऑक्साइड के फॉर्म में हो सकता है। तो देखो, जो ये मेटल कोई भी ओर्स हो, जो कि सल्फाइड के फॉर्म में हो, कार्बोनेट के फॉर्म में हो, या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में हो। ठीक है, तो देखो, अगर कार्बोनेट के फॉर्म में है या फिर सल्फाइड के फॉर्म में है, तो इससे मेटल को ऑब्टेन करना, एक्सट्रैक्ट करना, मतलब इससे मेटल को बाहर खींच लेना डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिससे मेटल को तुम आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ओर को मेटालिक ऑक्साइड, ओर को मेटालिक ऑक्साइड में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। तो देखो, जो कार्बोनेट ओर था उसको मेटालिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाए, कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर को हीट कर रहे हैं इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट इफ ओर इज इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड, अगर ओर किस फॉर्म में है, सल्फाइड के फॉर्म में है। ठीक है, तो तुमको कौन सा प्रोसेस सेलेक्ट करना है, रोस्टिंग। इफ ओर इज इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड, अगर सल्फाइड के फॉर्म में है, वी सेलेक्ट द मेथड ऑफ रोस्टिंग। इन द रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग में वी हीट द मिनरल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मिनरल्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, हम लोग हीट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस से मेटल कन्वर्ट हो गया किसमें, तो मेटालिक ऑक्साइड में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आज का टॉपिक है, तो देखो अब आज क्या पढ़ते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, स्टेप नंबर 4, और वो है रिडक्शन।
स्टेप नंबर 4 क्या है स्टूडेंट? रिडक्शन। ठीक है, तो देखो रिडक्शन प्रोसेस में एक्चुअली करते क्या है? रिडक्शन का मतलब हो गया रिमूविंग ऑफ ऑक्साइड ने रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड से मेटल को, ऑक्सीजन को क्या कर देना है? रिमूव कर देना है, जिससे तुमको क्या प्राप्त हो जाएगा? मेटल। जिससे तुमको क्या प्राप्त हो जाएगा? मेटल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो रिडक्शन को याद रखना है कि इसमें मेटालिक ऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है मेटल में। मेटालिक ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करोगे? मेटल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये रिडक्शन में तुम ऐसा भी लिख सकते हो, इन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ड्यूरिंग मेटालर्जी मेटालिक ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू मेटल। ठीक है, रिडक्शन में क्या होगा? मेटालिक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट? मेटल में। और यही मेटल तो तुमको प्राप्त करना है। तो देखो यहाँ पर जो मेटल होगा वो कितना % प्योर होगा, ये बात रखता है। ठीक है, तो देखो इस रिडक्शन के बाद जो भी मेटल तुमको प्राप्त होता है वो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होता है। तुमको 90% प्योर मेटल मिल सकता है, 95% प्योर मेटल मिल सकता है रिडक्शन के बाद। ठीक है, तो देखो रिडक्शन के लिए जो ऑक्सीजन के साथ ऐड मेटल है उसको रिमूव करना है। ठीक है, तो जिस केमिकल, जिस मेटल या फिर जिस कंपाउंड का यूज किया जाएगा वो कहलाता है तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट। केमिकल और कंपाउंड विच इज यूज्ड इन रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इसको क्या बोलोगे तुम? रिड्यूसिंग एजेंट बोलोगे। अब देखो होता क्या है कि जितना भी मान लो मेटालिक ऑक्साइड होता है तो सभी एलिमेंट का, सभी मेटल का ऑक्सीजन के साथ जो अटैचमेंट होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ जो इसको बॉन्ड करने का, बांध के रखने का जो कैपेसिटी होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ मेटल ऐसा होता है जो ऑक्सीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन रखता है, मतलब वो ऑक्सीजन को जल्दी लॉस करना नहीं चाहेगा, जैसे कि जो काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, उसी तरह से जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है वो उसका ऑक्सीजन के अट्रैक्शन में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसके बांध के रखने का जो कैपेसिटी होगा वो थोड़ा कम होता है, और लेस रिएक्टिव में सबसे ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो रिडक्शन के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं वो डिफरेंट मेटालिक ऑक्साइड के लिए डिफरेंट यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि सभी एक ही रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा रिडक्शन हो जाएगा, मेटालिक ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जैसे देखो कुछ है इसमें तो याद रखना है, जैसे देखो तुम्हारे पास यहाँ से गुजरने के बाद कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग से गुजरने के बाद तुमको मेटालिक ऑक्साइड प्राप्त हो गया, तो रिडक्शन कराना है। तो अगर मान लो जिंक है, तो जिंक देखो एक ऐसा मेटल है जिसके पास ऑक्सीजन के साथ होल्ड करने का, बांध के रखने का जो कैपेसिटी है वो थोड़ा कम है। इसलिए अगर तुमको जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करना है और जिंक ऑक्साइड से अगर तुमको जिंक ऑब्टेन करना है तो सिंपल सा है, तुम इसका रिएक्शन कोक के साथ करवा दो, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवा दो, या फिर तुम हाइड्रोजन के साथ करवा दो। ठीक है, इस तरह से अगर तुम जिंक ऑक्साइड से जिंक प्राप्त करना चाह रहे हो तो ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके तुम जिंक प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, दूसरा होता है तुम्हारा लेड ऑक्साइड। तो अगर लेड ऑक्साइड से भी अगर तुमको लेड ऑब्टेन करना है, ये लेड ऑब्टेन करना है, तो इसके लिए तुम कोक का यूज कर सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज कर सकते हो, हाइड्रोजन का यूज कर सकते हो, और एक अमोनिया होता है उसका भी रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये और सभी मेटल के साथ यूज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो सभी मेटल में लगा देंगे तो ये तुमको उस मेटल को रिड्यूस कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि
अलग अलग जो मेटल है उसका ऑक्सीजन के प्रति जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, ये होता है। तो देखो मान लो ये जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, तो ये सल्फाइड और होगा या कार्बोनेट और होगा, तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग प्रोसेस यूज करके तुमको मिल गया जिंक ऑक्साइड, उसी तरह से मिल गया तुमको लेड ऑक्साइड, ठीक है। अब इसका रिड्यूसिंग कराएंगे, तो जिंक ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए ये सभी का यूज करते हैं। एक और है तुम्हारा फेरस, आयरन। अगर आयरन को भी रिड्यूस करना है तो इस 3 में से 4 में से किसी को भी लगा दोगे तो आयरन का जो ऑक्साइड है वो तुमको आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर तुम कोक से करा रहे हो, इसके साथ कोक मिला देंगे तो ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और जिंक अलग हो जाएगा, ठीक है। इसको बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेना है। सेम वे अगर तुम्हारे पास जिंक ऑक्साइड है और इसको रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में अगर तुम हाइड्रोजन का यूज कर रहे हो तो तुमको ये वाटर फॉर्म करेगा और जिंक मेटल तुमको प्राप्त हो जाएगा। या फिर मान लो तुमको जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, इसका तुम ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा और जिंक क्या हो गया, बाहर निकल गया। उसी तरह से लेड ऑक्साइड के साथ कर सकते हो, लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड का कोक के साथ रिएक्शन करा दो तो ये तुम्हारा लेड अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, ठीक है। या फिर तुम लेड ऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो तो भी लेड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग रिमूव हो जाएगा। तो देखो ये सारा मेटल तुमको ऑब्टेन हो रहा है, ये सारा मेटल तुमको ऑब्टेन हो रहा है ना। और ये सभी मेटल तुमको प्योर फॉर्म में नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा प्योर नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है और वहाँ पे उसको प्यूरीफाई किया जाता है, ठीक। तो देखो ये सारा का सारा क्या हो गया, ये सभी मॉडरेट है, कम रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसके द्वारा इस सभी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके तुम उसको रिमूव कर सकते हो और मेटल को ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, जिससे कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट में तुम्हारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है, ये सभी कैसा एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। और अगर तुम इस हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का रिडक्शन को कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या अमोनिया के साथ कराना चाह रहे हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होता है। वाई, अगर क्वेश्चन आए कि वाई ये इससे क्यों नहीं होता है, तो सिंपल सा याद रखना है कि ये सभी जो मेटल है ये ऑक्सीजन को काफ़ी स्ट्रांगली कंबाइन रखता है, मतलब काफ़ी कस के जकड़े रखता है, इसको आसानी से तुम हटा नहीं सकते हो, इसको आसानी से तुम ऑक्सीजन से अलग नहीं कर सकते हो। तो ऐसे सब चीज़ों का ये सब जो मेटल होगा हाईली रिएक्टिव मेटल, ये तुमको इस प्रोसेस से, रिडक्शन से प्योर फॉर्म में प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो इन सभी मेटल को अगर तुमको ऑब्टेन करना है तो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो मान लो जो लीस्ट रिएक्टिव है, जो कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो देखो जितना लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड, लीस्ट रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड केवल तुम अगर इसको हीट कर देते हो, गर्म कर देते हो, तो ऑक्सीजन अपने आप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और तुमको प्योर मेटल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव मेटल को ऑब्टेन करना है उसके ऑक्साइड से, तो तुम उसको केवल क्या करते हो, हीट करते हो, हीट करेंगे ऑक्सीजन वेपोराइज हो जाएगा और वो अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि लीस्ट रिएक्टिव में मान लो तुम्हारे पास जो है सिल्वर ऑक्साइड है, अब सिल्वर ऑक्साइड से तुमको सिल्वर प्राप्त करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करना है, केवल इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, सिल्वर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जो लीस्ट रिएक्टिव में एक है तुम्हारा मरकरी है, अगर तुमको मरकरी भी ऑब्टेन करना है तो यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करना है, केवल इसको क्या कर देंगे, हीट कर देना है, ठीक है। और हीट कर देंगे तो तुम्हारा जो है मरकरी अलग हो गया और ये ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर
एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि जिंक ऑक्साइड, ठीक है, इधर लिखे भी हैं हम बहुत सारे चीज़, यहाँ देख रहे हो जिंक ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हो रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जिंक ऑक्साइड को प्रॉपरली ऑब्टेन करने के लिए, जिंक ऑक्साइड से जिंक मेटल को प्रॉपरली ऑब्टेन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट में कोक का यूज करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। लिस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वहाँ से मेटल ऑब्टेन करना है तो केवल उसको हीट करना है, वहाँ पे कोई किसी भी तरह का तुम्हारा जो है रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने का ज़रूरत नहीं है। अगर तुम हाईली रिएक्टिव मेटल है तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उससे तुमको, उसके मेटालिक ऑक्साइड से अगर तुमको मेटल ऑब्टेन करना होगा, ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगला जो प्रोसेस है मान लो वो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं रिफाइनिंग कहते हैं, तो उस प्रोसेस के द्वारा हम जो है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, उससे प्योर मेटल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस और रिफाइनिंग दोनों एक ही चीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करवाएंगे और किस मेटल को कैसे ऑब्टेन करना है, ठीक है, उस चीज़ को तुमको जानना है। तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हाईली रिएक्टिव मेटालिक ऑक्साइड से मेटल को ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले एक बहुत बड़ा ये हो गया तुम्हारा बर्तन हो गया, टब हो गया, ठीक है। अब इसमें तुमको देखो क्या करना है, 2 प्लेट यूज करना है जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, इस तरह से ऐसे 2 प्लेट इस तरह से इसके अंदर डाल देना है, इस तरह से, ठीक है। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, जो पॉजिटिव होगा उसको एनोड बोलेंगे और जो प्लेट नेगेटिव होगा उसको कैथोड बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको डाला जाता है। ये मान लो ये प्लेट आ गया, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, एक हो गया ये और एक ये, ठीक है। चलो मान लो इसमें देखो होता क्या है, एक इम्प्योर मेटल का बना हुआ, मान लो ये इम्प्योर मेटल का बना हुआ होता है, ये इम्प्योर मेटल है, ठीक है, इम्प्योर मेटल। अब तुमको ये इम्प्योर मेटल कहाँ से आएगा, ठीक है, तो मेटालिक ऑक्साइड यहाँ है ना, तो वहाँ से आ रहा है हमको इम्प्योर मेटल। तो इम्प्योर मेटल का ये बना हुआ है और ये पॉजिटिव है और इसका नाम क्या है, एनोड, इसका नाम हो गया एनोड, ठीक है। अब देखो ये जो होता है सेकेंड इलेक्ट्रोड, जो दूसरा प्लेट है मेटल का, जो दूसरा प्लेट है, ठीक है, वो जो है प्योर मेटल होता है, वो प्योर मेटल का बना हुआ होता है, ठीक है। प्योर मेटल तुमको ऑब्टेन हुआ, ये मान लो मेरा सैंपल है जिसको हम पहले से रेडी करके रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक एक्वस सॉल्यूशन यूज करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे अभी इस बात को कंप्लीट कर लेते हैं। ये प्योर मेटल का बना हुआ है और ये निगेटिव टर्मिनल होता है और इस निगेटिव टर्मिनल को तुम क्या कहते हो, कैथोड। इस नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या बोलेंगे, कैथोड। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये जो नेगेटिव प्लेट है, इसको क्या बोलते हो, कैथोड। और ये जो आपका पॉजिटिव प्लेट है जो कि इम्प्योर मेटल का बना हुआ है, ये आपका क्या कहलाता है, एनोड। एनोड पॉजिटिव पोल होता है और कैथोड नेगेटिव पोल होगा और ये प्योर मेटल का बना हुआ होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ यूज करेंगे जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जान ही रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ, एक्वस सॉल्यूशन जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे तुमको यह बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुमको जो मेटल, जिस मेटल को तुमको एक्सट्रैक्ट करना है, उसी मेटल का ये दोनों प्लेट भी होना चाहिए और उसी मेटल का एक्वस सॉल्यूशन, उसी मेटल का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट हो गया मान लो, ठीक है। मेरा डायग्राम बहुत ख़राब बनता है तो परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, बस समझ लेना है। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें तुम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे, ठीक है। तो और तो कुछ नहीं बचा, चलो ठीक है। अब जैसे यहाँ पे समझ लो, जैसे कि मान लो तुमको कॉपर ऑब्टेन करना है, ठीक है।
तो ये दोनों एनोड और कैथोड प्लेट जो होगा वो कॉपर मेटल का होगा, ठीक है। मतलब यहाँ जो रिडक्शन से तुमको ऑब्टेन हुआ CuO ये हो गया, तो ये ऑक्सीजन के साथ, या फिर मान लो जिंक ऑक्साइड हो गया Al2O3, ठीक है, Na2O या फिर NaCl K2O KCl। देखो इस दोनों में इस सभी में अंतर क्या है, ये लिस्ट रिएक्टिव है तो ये तो ऐसे ही हो गया, लेकिन ये जो हाईली रिएक्टिव है तो यही मेटल का बना हुआ है, ये इम्प्योर हो गया, ठीक है। जिसे पोटेशियम ऑब्टेन करना है, सोडियम ऑब्टेन करना है, सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन करना है, ऑक्साइड से ऑब्टेन करना है, या फिर एल्युमिनियम ऑब्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड से करना है, तो ये उस चीज़ का बना हुआ प्लेट रहेगा, लेकिन ये प्योर मेटल का रहेगा। अगर कॉपर प्राप्त करना है तो ये प्योर कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। अगर एल्युमिनियम प्राप्त करना है तुमको तो ये जो कैथोड होगा वो प्योर एल्युमिनियम का होगा, लेकिन ये इम्प्योर एल्युमिनियम का होगा, मतलब Al2O3 होगा। समझने का कोशिश करना, ये थोड़ा है कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझना है, और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें तुमको चीज़ों को याद रखना पड़ेगा कि कौन किससे रिड्यूस होता है, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। अब देखो ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है वो सेम होना चाहिए, जिससे अगर तुमको कॉपर ऑब्टेन करना है तो ये कॉपर का एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। एल्युमिनियम ऑब्टेन करना है तो एल्युमिनियम का सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, मतलब उसी मेटल का एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। अब देखो जैसे ही तुम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जैसे ही इसमें तुम इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू करोगे, तो ये जो इम्प्योर है, इम्प्योर प्लेट मतलब जो एनोड प्लेट है वो धीरे धीरे मेल्ट होगा, और कॉपर इससे अलग हो जाएगा, ठीक है। ये कॉपर हुआ, और कॉपर अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये कॉपर आयन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि ये लॉस क्यों करेगा, तो देखो ये पॉजिटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। अब ये निगेटिव है, तो निगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, अब ये निगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, और कॉपर धीरे धीरे यहाँ से निकल करके ये एक्वस सॉल्यूशन में आ रहा है, प्लस प्लस Cu प्लस प्लस, और इस निगेटिव प्लेट पे जा कर के क्या होते जाएगा, स्टिक होते जाएगा, सटते जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये मेल्ट होता जाएगा और कॉपर यहाँ आकर के स्टिक हो रहा है, चिपक रहा है। बात आ रहा है समझ में। अब देखो जैसे जैसे टाइम पास होते जाएगा, ये जो तुम्हारा एनोड है वो धीरे धीरे पतला होते जाएगा। पतला क्यों होते जाएगा, क्योंकि इससे मेटल यहाँ पे डिज़ोल्व हो करके, यहाँ से मेल्ट हो करके एनोड से अलग हो करके कहाँ पे जमा हो रहा है, कैथोड पे जमा हो रहा है। तो ये पतला होते जाएगा और ये मोटा होते जाएगा, ठीक है। और जितना इम्प्योरिटीज़ है वो कुछ इम्प्योरिटीज इसी में रह जाएगा, या फिर बहुत सारा इम्प्योरिटीज हो सकता है इधर आकर के कहीं ना कहीं जमा हो जाए, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मड, ठीक है। ये नीचे जमा हो जाएगा, और जो प्योर मेटल होगा वो यहाँ पे स्टिक हो गया। अब तुमको क्या करना है, इसको यहाँ से हटा लेना है, बाहर निकाल लेंगे, इसको भी हटा देंगे, और फिर दूसरा प्लेट यहाँ पे ला करके लगा देंगे, और यही प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा। तो ये इतना छोटा नहीं होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी विशाल होता है, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक करके तुम क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा मेटल को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। और इस प्रोसेस के बाद जो मेटल तुम्हारे पास आता है वो तुम समझ सकते हो 99.9% प्योर होता है। जैसे अगर इस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम कॉपर ऑब्टेन कर रहे हैं तो कॉपर 99.9% क्या होगा, प्योर होगा। इसी तरह से अगर एल्युमिनियम करेंगे तो एल्युमिनियम भी क्या होगा स्टूडेंट्स, प्योर होगा, ठीक है। तो ये था मेटलर्जी। इसके बाद हम यूज कर सकते हैं रिफाइनिंग और कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ भी करेंगे तो वहाँ पे हर कंडीशन में अब हमको क्या, कौन सा प्रोसेस लगाना होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड ही लगाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब तुमको
मेटल प्राप्त हो गया, कोई भी मेटल तुमको मान लो प्राप्त हो गया, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, ठीक है, कोई भी मेटल प्राप्त हो गया हमारे पास। अब इसका हम लोग अपने हिसाब से अपने तरीके से क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारा मेटालर्जी। एक बार स्टूडेंट्स फिर से हम मेटालर्जी को ऐसे ही बता देते हैं। मेटालर्जी समझ लेने का कोशिश कर लेना है सभी को, और बाकी बुक पढ़ करके उसको कर लेना है, ठीक है। देखो सबसे पहले एकदम दो मतलब 4-5 मिनट लगेगा, इसमें देख लेना है सभी को। मेटल जो भी यूज करते हैं, मान लो तुम एल्युमिनियम यूज कर रहे हो, कॉपर यूज कर रहे हो, सिल्वर यूज कर रहे हो, गोल्ड यूज कर रहे हो, तो ये सभी मेटल इसी फॉर्म में नहीं होता है। ये सभी धरती के अंदर पाया जाता है। बहुत सारा गैंग होता है, बहुत सारा इम्प्योरिटीज, गैंग का मतलब इम्प्योरिटीज होता है, ठीक है। तो इस सभी चीज़ों को हटा करके तुमको मेटल प्राप्त करना होता है। तो मान लो धरती के अंदर गड्ढा की हमको पता है कि मान लो ये धरती हो गया, इसके अंदर जो है आयरन पाया जाता है। हम इसको गड्ढा करेंगे, अब आयरन को बाहर निकालेंगे तो आयरन तो बाहर नहीं आएगा, तो बाहर क्या आएगा, इसका ओर बाहर आएगा। जिसे अगर आयरन है तो इसका ओर क्या हो गया, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोलाइट, ठीक है। तो ये सब बाहर आएगा। लेकिन आयरन जो तुम ऑब्टेन करते हो वो हम लोग मोस्टली इसका जो ओर है वो क्या है, हेमाटाइट से ही ऑब्टेन करते हैं। क्यों? क्योंकि हेमाटाइट ओर में आयरन का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसमें लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। तो ये काफ़ी चिपली हो गया हमारे लिए, ठीक है। अब इसको लाएंगे, क्रशिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट पहला प्रोसेस ये हो गया। सेकंड प्रोसेस में क्या करते हैं, इसका कंसंट्रेशन करते हैं। मान लो ये आयरन है तो ये तो पानी से वॉश कर देंगे, धो देंगे तो ये कंसंट्रेट हो जाएगा। लेकिन और कोई भी मेटल हो तो उसका कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन में देखो तुमको क्या बताए थे, एक होता है तुम्हारा मैग्नेटिक सेपरेशन, इसके द्वारा तुम कंसंट्रेट कर सकते हो, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया जाएगा। एक होता है तुम्हारा लिक्वेशन, ठीक है। लिक्वेशन में तुमको बताए थे कि डिफरेंट मेल्टिंग है तो उसके हिसाब से इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। एक होता है तुम्हारा लीचिंग, तो इसमें तुमको बताए थे कि मान लो कोई अगर मेटल है जिसका जो कैपेसिटी है किसी चीज़ में, किसी सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होने का, वो अलग अलग है तो उसका यूज कर सकते हैं। एक तुमको बताया गया था फ्रॉथ फ्लोटेशन, तो ये तो जान लो, ये सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है। बहुत बड़ा टब होता है जिसमें तुम जो है इसको ये कर सकते हो, वाटर और ऑयल मिला करके क्वेश्चन करते हैं। फिर तुमको बताए थे, ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में तुमको क्या बताए थे, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। थर्ड स्टेप में क्या बताया, जो मेटल है उसको तुमको कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके लिए क्या बताया, दो तरीका यूज कर सकते हो, कैल्सिनेशन यूज कर सकते हो, और क्या यूज कर सकते हो, और रोस्टिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद तुमको मेटालिक ऑक्साइड प्राप्त हो गया था। अब मेटालिक ऑक्साइड प्राप्त हो गया तो उससे मेटल निकालना है, तो इसके लिए तुमको क्या बताया गया था, रिडक्शन बताया गया था, ठीक है। रिडक्शन में क्या बताया कि मेटल ऑक्साइड, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तुमको मेटल प्राप्त हो जाता है। लेकिन सभी मेटल जो है प्योर नहीं होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं, जिसको करना पड़ता है इलेक्ट्रोलाइसिस। जितना भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो सभी कहाँ से प्यूरीफाई होगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से प्यूरीफाई होगा, ठीक है। तो इस तरह से मेटालर्जी है। अब कुछ अलग अलग मेटल है उसके बारे में तुमको जानना है कि उसका जो है एक्सट्रैक्शन किस तरह से करेंगे। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं स्टूडेंट्स।